अब तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद सेक्सुअल लाइफ को कब शुरू करें, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो एक सेक्सुअल रिलेशन है उसको कब शुरू करना चाहिए। तो इसमें जो गाइडलाइन है 6 से 9 हफ्ते इसके दरमियान में इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मालूमात देने की ज़रूरत ये है, लेकिन इसके बारे में मालूमात जो आपको प्रोवाइड करनी है वो ये है कि माँ क्रोनिक फैटीग में होती है, 9 माह उसने बच्चा उठाया होता है, तो फैटीग की वजह से जो फीमेल के अंदर डिज़ायर है वो कम होती है, और उसके बाद जो आपका इंटरकोर्स होता है वो पेनफुल होता है, क्योंकि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो हमारी वेजाइना है वो ड्राई हो जाती है। तो एक तो काउंसलिंग, यानी कि हस्बैंड और वाइफ आपस में बैठ के डिसाइड करें कि कब हमने इस तरह का कुछ करना है। और लुब्रिकेशन हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं उनको मसला हो रहा होता है इस तरह की चीज़ें करने में, और फिर वो कंसल्ट करते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें एक तो आपको लुब्रिकेशन और प्रॉपर जो वक्फा है दरमियान में 6 से 9 हफ्तों का, 6 हफ्ते आपके मिनिमम है और 9 हफ्ते तक यानी कि आप जो है ना अपना रिलेशन दोबारा कायम कर सकते हैं। तो इसमें एक तो वेजाइना का ड्राई होना, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल और पेनफुल इंटरकोर्स पहले कुछ हफ्तों के लिए, यानी कि 9 हफ्ते बाद अगर आप शुरू करते हैं तो अगले 3 या 4 हफ्ते आप इंटरकोर्स करेंगे तो वो पेनफुल होगा, क्योंकि बॉडी जब रिकवर होती है तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मसाइल नॉर्मल होते हैं। तो आप जब इकट्ठे बैठेंगे, काउंसलिंग करेंगे, प्लान करेंगे और एक दूसरे के साथ ये बातें डिस्कस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। अब चौथे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि कमर का दर्द कैसे ठीक किया जाए सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद। तो कमर का दर्द जो है वो ज़्यादातर सी सेक्शन के बाद होता है, क्योंकि उसमें हम टीका भी लगा रहे होते हैं पीछे, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। और कुछ और वजूहात हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो पेशेंट न्यूट्रिशन ठीक से नहीं ले रहा होता, यानी कि जो माँ है वो हेल्दी खाना नहीं खाती। पहला 1 हफ्ता आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए, जब वो नहीं रखेंगे तो कमज़ोरी होगी और ये सारे मसाइल होंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ माओं में आयरन की कमी होती है, तो उनमें भी इस तरह के मसाइल फिर ज़्यादा होने लग जाते हैं। एक्सरसाइज की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी कि आप अगर बेड पे लेटे रहेंगे, और जो एक देहातों में एक किस्म का कंसेप्ट है कि माँ जो है ना कुछ दिन तक बैठ रहती है और उसको चलने फिरने नहीं दिया जाता, ये बहुत गलत है। एक्सरसाइज, चलने फिरने और हल्का फुल्का काम करने को इनकरेज करना चाहिए, ताकि इससे बॉडी जो है ना एक्टिव रहती है और न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह हमारी यूटिलाइज हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर कमर का दर्द रहता है तो वो हम नॉर्मली पेन किलर्स 1 हफ्ते के लिए एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट्स को डिस्चार्ज स्लिप्स के ऊपर, तो वो भी साथ चल रहे होते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1-1.5 हफ्ते बाद भी आपका जो बैक पेन है, बैक एक है, अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको दोबारा कंसल्ट करने की ज़रूरत है अपने डॉक्टर के साथ। नंबर 5 पे हमारे पास है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक किया जाए। तो कॉन्स्टिपेशन में कुछ लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि उनको दूसरे दिन वो कहते हैं हमें वॉशरूम आना चाहिए। तो नॉर्मली जो है दूसरे या तीसरे दिन तक आप वेट करें, तीसरे दिन तक, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं उनको मोबिलाइज होने में, नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वैसे भी हम पहले दिन पेशेंट को कुछ ठोस नहीं दे रहे होते खाने के लिए, हम लिक्विड दे रहे होते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड, स्कीमा और इस तरह की हल्की फुल्की ग़िज़ा दे रहे होते हैं। तो उसमें जो है पहले 2-3 दिन तो पखाना ना आना कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिर मसले की बात है। तो इसमें एक तो आपको पानी का कहा जाता है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए, और फाइबर्स इंटेक ज़्यादा होने चाहिए आपके, यानी कि ऐसे फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर ज़्यादा हो वो आप लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, खाना अच्छे से खाएं, न्यूट्रिशन लें, और घर में जो नॉर्मल खाना पकता है वो खाएं। तो उससे जो है ना इस तरह के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर इससे भी फिर ठीक नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, और अगर आप अपने डॉक्टर से राब्ते में हैं तो उनसे बता सकते हैं कि हमें इस तरह का मसला आ रहा है, तो वो एक सिरप या टेबलेट हम एडवाइस करते हैं, जो उसके बाद फिर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको 3 या 4 दिन से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रही है, 3-4 दिन से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर आपको रब्ता करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जीआईटी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी,
आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब होगी, तो फिर ऐसा जो है ना आपकी जो एक रिकवरी है नॉर्मलिटी की तरफ वो नहीं होगी। तो इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर 4-5 दिन से ज़्यादा है तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए। अब नंबर 6 पे क्वेश्चन है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद दूसरा बच्चा कब प्लान करना चाहिए, यानी कि सेकंड बेबी कब प्लान करें। तो उसमें जो रिकमेंडेड हमारे पास वक्फा है वो है हमारे पास 2 साल का, 18 माह से 2 साल का। और कुछ लोग ये समझते हैं, मैंने अभी बताया कि अगर माँ दूध पिला रही है और साथ में डब्बे का दूध भी चल रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि इस तरह जो है ना हम ये नेचुरल कंट्रासेप्शन चल रही है, यानी कि हमें कोई भी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी सेक्सुअल लाइफ दोबारा से रिज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें अगर माँ मुकम्मल भी दूध पिला रही है, अभी मैंने पहले बताया, तो 100 में से 1 माँ के चांसेस फिर भी हैं प्रेग्नेंट होने के। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ने जब बेबी प्लान करना है, स्पॉन्टेनियस आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए। आपने प्लान करना है कि हमने इस वक्त बेबी प्लान करना है, इस वक्त हमने जो है ना प्लानिंग करनी है अपने नेक्स्ट बेबी की। तो उसके लिए आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से राब्ते में रहेंगे और जो सेफ़ मेथड है कंट्रासेप्शन का, वक्फे का, वो साथ आप यूज़ करेंगे तो उससे जो है ना इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। अगर 6-7 माह बाद दोबारा आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर माँ को भी उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है और अक्सर माँओं को तो एनीमिया होता है, इसी वजह से कि एक बच्चा पैदा हुआ और 7-8 माह बाद उनको दोबारा प्रेगनेंसी हो गई। और प्रेगनेंसी में फिर आयरन की और न्यूट्रिएंट्स की और ताकत की जो है वो ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी को भी चाहिए होती है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाती और अनप्लान्ड बेबीज़ जो है ना वो कर दिए जाते हैं, प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। तो इसको काइंडली आप में अवेयरनेस होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब भी बेबी का सोचें तो उसको प्लान करके सोचें। अब इसमें वक्फे के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है हार्मोनल, दूसरे हैं नॉन हार्मोनल। तो ये फिर हम एज ग्रुप के हवाले से, कपल्स की फिजिबिलिटी के हवाले से, उनकी प्रेफरेंस के हवाले से उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ऑप्शंस देते हैं उनको, होंगे आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं और आप इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहेंगे। तो वो फिर काउंसलिंग होती है, बाकायदा दोनों बैठते हैं, उनको टाइम दिया जाता है, हम उनको ऑप्शंस बताते हैं। तो तभी जो है ना उनको फिर एक तरीका बताया जाता है उनकी बाहिमी मुशावरत से कि आपने इस तरह वक्फा प्लान करना है और इस तरह आपने प्रोटेक्शन लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद कब नहाना चाहिए। तो इसमें हमारे पास रिकमेंड हम ये करते हैं कि माँ जो है तीसरे दिन नहा ले। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप दूसरे दिन घर जा रहे होते हैं, सी सेक्शन के बाद भी कुछ सेंटर्स 1 दिन बाद घर भेजते हैं और कुछ सेंटर्स 2 दिन बाद घर भेज रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि तीसरे दिन हम कहते हैं कि माँ जो है ना नहाए और रोज़ाना नहाए। देहातों में कंसेप्ट है और कुछ शहरों में भी इस तरह का कंसेप्ट है कि वो हफ्ता नहाने नहीं दिया जाता उनको कि ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तीसरे दिन आप पट्टी उतार देंगे तो कोई मसला नहीं है। जब आप नहाएंगे तो पट्टी गीली होगी और उसके साथ ही उतर जाएगी। जो हमारे पास है रिकमेंडेशन है वो यही है कि हम पट्टी लगा देते हैं ऊपर स्टिचेस के ऊपर, यहाँ पे ज़ख्म है हमारा, और पेशेंट जब नहाएगा तीसरे दिन नहाएगा तो वो गीली होगी और वही उतर जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि हम पायोडीन का बता देते हैं कि अपने पायोडीन के साथ इस तरह एक बार वाइप कर लेना है और 5वें या 6ठे दिन बाद जो है ना स्किन वैसे भी क्लोज हो जाती है और जैसे आप नॉर्मली आप बाकी जिस्म के ऊपर साबुन लगा के नहा रहे होते हैं इस हिस्से पर भी आप वैसे साबुन ला के नहा सकते हैं।